हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के शोधार्थियों ने भारत की कौन से पुरातत्व महत्व की साइट पर 1.3 करोड़ वर्ष पुराने वानर जीवाश्म की खोज की है? ऑप्शन ए नयागढ़, ऑप्शन बी उधमपुर, ऑप्शन सी सांगली, ऑप्शन डी अरावली। देखिए, करीब 1.3 करोड़ वर्ष पुराने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के जंगलों में वानर विचरण करते थे। उधमपुर जिले की रामनगर तहसील में वानर की नई प्रजाति के जीवाश्म से इसकी पुष्टि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थियों के शोध में वानर सभ्यता के कई रहस्यों से पर्दा उठा है। इसे वर्तमान लंगूर का सबसे पुराना पूर्वज भी माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी के प्रकाशित शोध पत्र के अनुसार यह साबित हो गया है कि वानर अफ्रीका के एशियाई देशों में आए थे और उत्तर भारत में विचरण करते थे। इससे हम वानर सभ्यता के इतिहास में 50 लाख साल पीछे जा चुके हैं और हमें कई नई जानकारियां मिल सकती है। अमेरिका की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के शोधार्थियों को उधमपुर जिले के रामनगर में पुरातत्व महत्व की साइट पर ऐप की इस सबसे पुरानी ज्ञात प्रजाति का दांत मिला था। एक शोधार्थी ने बताया के अनुसार साबित हो गया है कि लंगूर और बनवानुस के पूर्वज एक ही कालखंडन में उत्तर भारत में पाए जाते थे। यह जीवाश्म कपी रमनागोरिस प्रजाति का वानर का है। यह एक सदी में रामनगर के प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल पर खोजी गई पहली नई जीवाश्म वानर प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है। बताया जाता है कि अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में एक छोटी पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान कुछ देर के लिए रुके तो कुछ चमकीला दिखा। इस दल में शामिल न्यूयॉर्क स्थित सिटी यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर सी गिलबर्ट कहते हैं कि हम तत्काल समझ गए कि यह वानर का दांत है, लेकिन यह पूर्व में मिले वानरों के किसी दांत जैसा नहीं दिख रहा था। हमारा प्रारंभिक अनुमान यह है कि लंगूर के पूर्वज का ही हो सकता है, लेकिन ऐसे वानर के जीवाश्म का कोई रिकॉर्ड नहीं था। शोधार्थी इसे बड़ी खोज मान रहे हैं। इससे यह भी साबित हो गया कि बनमानुस के पूर्वजों और वानरों की पलायन एक कालखंड में ही अफ्रीका से एशिया की ओर हुआ था। आज लंगूर और बनमानुस की प्रजातियां दक्षिण एशियाई देशों में मिलती है और इनके सबसे पुराने जीवाश्म अफ्रीका में मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में प्रकाशित इस शोधकर्ता के अनुसार इस शोध से वानर सभ्यता के युग आपस में जुड़ गए। साथ ही यह तथ्य साबित हो गया कि एशिया में वानर अफ्रीका से आए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उधमपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक 5 दशक में धरती के 68% जीवों की प्रजाति विलुप्त होती दिख रही है। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, बीते 5 दशक में विकास की अंधी दौड़ ने जैव विविधता को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। इसकी वजह से पशु पक्षियों की कई प्रजातियां या तो विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त की कगार पर है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी रिपोर्ट लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक इस दौरान 10 में से 7 जैव विविधता की प्रजातियां खत्म हो चुकी है। ताजे पानी में रहने वाले करीब 84% प्रजातियों में कमी आई है। भारत में WWF की कार्यक्रम निदेश सेहल बोरहा के मुताबिक भारत की रिपोर्ट भी चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12% स्तनधारी जीव, 3% पक्षी और 19% उभयचर जीवों की प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर है। कोविड-19 जैसे वायरस इसका परिणाम है। लिविंग प्लेनेट इंडेक्स के मुताबिक 1970 से 2016 के बीच धरती पर रहने वाले जीव जंतु की करीब 68% प्रजातियां नष्ट हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अमेरिका और कैरिबियाई में करीब 94% तक जैव विविधता में कमी आई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में करीब 45% तक गिरावट दर्ज की गई है। ताजे पानी में रहने वाले तीन में से एक प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर है। भारत के संदर्भ में भी यह स्थिति विकट है। बोरा के मुताबिक देश में वर्ष 2030 तक पानी की मांग आपूर्ति के हिसाब से दोगुनी होगी। 20 में से 14 नदियों के तट सिकुड़ रहे हैं। भारत की 1/3 नदी भूमि वाले क्षेत्र बीते 4 दशक में खत्म हो चुके हैं। WWF इंटरनेशनल के महानिदेशक मैक्रो लैम्बर्टिनी के अनुसार धरती चेतावनी दे रही है कि हमारा तंत्र पूरी तरह से फेल हो रहा है। समुद्रों और नदियों की मछलियां से लेकर मधुमक्खियों तक विलुप्त हो रही है।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इसका देखिए, इसका जो स्थापना हुआ था 1961 में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आप लिख लेना पूरा। ठीक है, और इसका जो निदेशक है ये मार्को लेब्रिनी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीन के विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए भारत ने कौन से पूर्वी एशियाई देश के साथ एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने का समझौता किया है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। देखिए, चीन की विस्तारवादी नीतियों से परेशान भारत और जापान के बीच अहम समझौता हुआ है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सभी तरह के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल कर सकेंगी। टोक्यो में वो समझौता हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जापान के पीएम एबी शिंजो के बीच करीब आधे घंटे फोन पर बात हुई, जिससे समझौते की अहमियत पर विस्तार से चर्चा हुई। कुछ हफ्ते बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने जा रहे एबी शिंजो ने अपने कार्यकाल में मोदी के साथ मिलकर भारत और जापान के रणनीतिक रिश्ते को नई ऊंचाई देने को काफी तवज्जो दी है। उन्होंने चीन के आक्रामक रवैये को देखते हुए भारत के साथ एक साझा गठबंधन की नींव रख दी है। दोनों नेताओं का कहना है कि यह समझौता भारत व जापान के सैन्य संबंधों को काफी मजबूत बनाएगा। चीन से सीमा पर चल रही तनातनी के बीच जापान से हुए समझौते को बहुत अहम माना जा रहा है। बात करें इस समझौते से जो होने वाले फायदे हैं, तो इससे युद्ध जैसी स्थिति में देशों की वायुसेना व नौसेना एक दूसरे के हवाई अड्डों व नौसैनिक अड्डों का इस्तेमाल कर सकेगी। दोनों पक्ष एक दूसरे को ईंधन, खाद्य सामग्री, कलपुर्जे आदि की आपूर्ति निर्बाध तरीके से कर सकेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसानों की समृद्धि रेल दूसरी किसान रेल को किन दो स्थानों के मध्य चलाई जाएगी? ऑप्शन ए तमिलनाडु से महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना से उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात से पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश से दिल्ली। देखिए, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दूसरी किसान रेल आजादपुर के मंडी के निकट स्थित आदर्श नगर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएगी। इस ट्रेन में पहुंची 25 सदस्य टीम ने 5 किसान, 10 आड़ती व आंध्र प्रदेश के बागवानी, कृषि और विपणन विभाग के अधिकारी शामिल थे। तो ये बात करें किसान रेल के बारे में, जो पहली किसान रेल थी वो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चली थी। किसान रेल के चलने से इस इलाके में पैदा होने वाली फल और सब्जी की उपज में 50% बचाया जा सकेगा। कृषि कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इस रेल के चलने से किसानों की राह आसान होगी और उनकी उपज नष्ट होने से बचेगी एवं उन्हें सही कीमत मिल सकेगी। इससे उनकी आय को 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य को प्राप्त करने में भी आसानी होगी। पूरी तरह से यात्रियों रहित किसानों के लिए चलने वाली इस ट्रेन में फल, सब्जियां, मछली, मांस, दूध और जल्द खराब होने वाली खाद्य सामग्री की ढुलाई की जाएगी। इसके अलावा हर साल इस मौसम में होने वाली प्याज की फसल की किल्लत से भी निजात मिलेगी। लेकिन मजबूत परिवहन के साधन न होने के कारण लगभग 50% उपज सड़ कर चली जाती है। अब किसान रेल के चलते यह प्याज आसानी से यूपी, बिहार समेत अन्य राज्यों तक पहुंच सकेगा। वातानुकूलित डिब्बों के कारण इसमें रखे सामान जल्द खराब होने से भी बचेंगे, साथ ही इनकी निर्बाध आपूर्ति में भी सहायता मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश से दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामफूल ओहल्यान ने देश के अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन के तथ्य प्रस्तुत किए हैं। यह प्रस्तुत तथ्य कौन से आयोग के प्रोजेक्ट के तहत प्रोफेसर ओहल्यान ने तैयार किए हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। देखिए, अल्पसंख्यक समुदायों में मुस्लिम महिलाएं आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से सबसे पीछे हैं। घर के आर्थिक फैसले हो या फिर कहीं घूमने जाना हो, पुरुषों की रजामंदी मुस्लिम महिलाओं के लिए जरूरी है। मुस्लिमों में कम साक्षरता और पारिवारिक पाबंदियां महिलाओं की प्रगति में बड़ी रुकावट बना हुआ है। तो किशोर अवस्था में गर्भधारण के केस भी मुस्लिम लड़कियों में सबसे ज्यादा हैं। किशोरावस्था में गर्भधारण का राष्ट्रीय औसत 2.7 है। ये आपका राष्ट्रीय औसत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय औसत है। राष्ट्रीय औसत 2.7 है, जबकि मुस्लिम महिलाओं का बात करें तो इसमें 3.1% है। पहले बच्चे के जन्म के समय ज्यादातर मुस्लिम लड़कियों की उम्र 15 से 19 वर्ष की रहती है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामफूल ओहल्यान ने देश के अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की स्थिति के तुलनात्मक अध्ययन में ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग के एक प्रोजेक्ट के तहत प्रोफेसर ओहल्यान ने मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई व अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की स्थिति का करीब 3 साल तक अध्ययन किया है। हरियाणा के नूहू, पंजाब के मलेरकोटला और राजस्थान के नागौर की 125 महिलाओं के आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक मुद्दों पर दिए जवाबों के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है। अध्ययन से जो तथ्य सामने आए हैं वे बेहद चिंताजनक है। सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं राष्ट्रीय औसत से बेहद पीछे हैं। इनकी कार्य सहभागिता दर भी बहुत कम है। ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं कम पारिश्रमिक से गुजारा चला रही हैं। साक्षरता दर कम होने से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है। डॉक्टर ओहल्यान ने मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के हस्तक्षेप पर जोर दिया है। देखिए, बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में, तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत 10 जनवरी ये 1990 को पारित हुआ था और 1992 को गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू कराती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री कांता पटनायक थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के उद्देश्य भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए और उनके मुद्दों और चिंताओं के लिए एक आवाज प्रदान करना है। आयोग ने अपने अभियान में प्रमुखता के साथ दहेज, राजनीति, धर्म और नौकरियों में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व तथा श्रम के लिए महिलाओं के शोषण को शामिल किया है। साथ ही महिलाओं के खिलाफ पुलिस दमन और गाली गलौज को भी गंभीरता से लिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश के कौन से राज्य बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी, हरियाणा, ऑप्शन सी, बिहार, ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। देखिए, बिहार राज्य बीज निगम ने देश में पहली बार बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की है। बीजों के पैकेट पर QR कोड लगा है, जिसे स्कैन करते ही बीजों का सारा विवरण सामने आ जाएगा। अंकुरण का प्रतिशत, बुआई की तिथि, नमी और ढुलाई करने वाले ट्रांसपोर्टर एवं पैकिंग का ब्यौरा भी मिलेगा। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने शुक्रवार की कृषि सचिव डॉक्टर N सरवण कुमार और निदेशक आदेश तिरमारे के साथ इस योजना की शुरुआत की। अब आगे से राज्य में उत्पादित बीज की ट्रैकिंग कर उसके स्रोतों का पता लगाया जा सकता है। कोड को स्कैन करते ही बीज उत्पादन वाले खेत और किसान के साथ अन्य जानकारी मिल सकेगी। उनका दावा है कि देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था बिहार में ही हुई है। अब अगर बीज फेल हुआ तो उसकी वजह का पता लगाया जा सकता है। आगे के लिए भी उपाय किए जा सकेंगे। अगर एक ही खेत या क्षेत्र में कई बार बीज खराब हो रहा है तो उस क्षेत्र को बीज कार्यक्रम से अलग करके किसानों को होने वाले नुकसान से बचाया जा सकेगा। केंद्र सरकार को कई इलाकों से लगातार ऐसी सूचना मिल रही थी कि बीजों के अंकुरण का प्रतिशत कम होता जा रहा है। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिहार ने सबसे पहले यह व्यवस्था कर ली है। आने वाले दिनों में अन्य राज्य भी इसे अपना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रबंधन निदेशालय ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 के तहत कौन से बैंक पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ऑप्शन सी, इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन डी, कॉर्पोरेशन बैंक। देखिए, प्रबंधन निदेशालय ने उसके न्यायिक अधिकारी ने विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा 1999 के तहत स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। न्यायिक अधिकारी ने तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक पर 17 करोड़ रुपए का तो उसके चेयरमैन एवं निदेशालय MGM मारन पर 35 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ईडी ने एक बैंक जालसाजी मामले में MK पटेल एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के कार्यालय एवं आवासीय परिसरों को इसकी तलाशी भी ली थी। बात करें फेमा के बारे में तो आर्थिक सुधारों तथा उदारीकृत परिदृश्य के प्रकाश में फेमा को एक नए अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसका नाम है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999। यह अधिनियम भारत में निवासी किसी व्यक्ति के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालय तथा अधिकरणों पर प्रयोज्य है। फेमा का आविर्भाव एक निवेशक अनुकूलन विधान के रूप में हुआ है, जो इस अर्थ में पूर्णतः सिविल प्रधान है कि इसके उल्लंघन में केवल मौद्रिक सस्तियां या अर्थदंड का भुगतान ही शामिल है। तथापि इसके तहत किसी व्यक्ति को सिविल कारावास या दंड तभी दिया जा सकता है यदि वो नोटिस की तिथि से 90 दिन के भीतर निर्धारित अर्थदंड अदा न करे, किंतु ऐसा ही कारण बताओ नोटिस तथा वैकल्पिक सुनवाई की औपचारिकताओं के पश्चात ही किया जाता है। फेमा में फेरा के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए एक द्विपक्षीय
समाप्ति खंड की व्यवस्था की गई है, जिसे एक कठोर कानून से दूसरे उद्योग अनुकूल विधान की और संचालन के लिए प्रदान की गई संक्रमण अवधि माना जा सकता है। मोटे तौर पर अगर फेमा के उद्देश्य के बारे में बात करें तो विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को सुकर बनाना, विदेशी मुद्रा बाजार में व्यवस्थित विकास तथा अनुरक्षण का संवर्धन करना इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा संबंधी आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने के संबंध में कौन कौन से राज्यों को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए दिल्ली और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी तेलंगाना और उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल और गुजरात, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्वास्थ्य बीमा संबंधी आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने पर दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा राज्यों को नोटिस जारी किया है। ये सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गैर भाजपा शासित है और उन्होंने इस केंद्रीय योजना को लागू होते ही इसे अपने राज्यों में लागू नहीं करने का ऐलान कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता तीन जजों की खंडपीठ इस याचिका पर अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। यह याचिका पेरेला शेखर राव की ओर से हितेंद्र नाथ रथ और श्रवण कुमार ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए के वार्षिक बजट के साथ देश के 50 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इस योजना के तहत गरीब लोग कोरोना महामारी के संक्रमण की जांच और इलाज समेत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के लिए इलाज का लाभ उठाने के हकदार हैं। केवल तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों ने इसे लागू किया है। इन चारों राज्यों में इस स्वास्थ्य बीमा को लागू करने से इनकार करने के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विपरीत काम किया है। इस बीमा का लाभ नहीं मिलने और सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव के चलते गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिसके चलते उन्हें अपने जीवन भर की काड़ी कमाई गंवानी पड़ रही है। ऐसे में सर्वोच्च अदालत ने से गुजारिश है कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों को निर्देश जारी किए जाए, इससे जरूरतमंद लोगों को मदद होगी। तो ये जो है ये दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा ये चारों को नोटिस गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक यानी ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत कौन से पायदान पर रहा? ऑप्शन ए 126वें, ऑप्शन बी 130वें, ऑप्शन सी 114वें, ऑप्शन डी 105वें। देखिए, देश में कारोबार के वातावरण के खुलेपन के बारे में कनाडा की एक संस्था द्वारा प्रकाशित की जाने वाली वार्षिक तुलनात्मक रफ्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स यानी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 26 स्थान नीचे खिसक कर 105वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल देश 79वें स्थान पर था। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर प्रथम और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। रफ्ट के अनुसार पिछले 1 वर्ष में सरकार के आकार, न्यायिक प्रणाली और संपत्ति के अधिकार, वैश्विक स्तर और पर व्यापार की स्वतंत्रता, वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियमन जैसी कसौटियों पर भारत की स्थिति थोड़ी खराब हुई है। 10 अंक के पैमाने पर सरकार के आकार के मामले में भारत को इस साल पहले के 8.22 के मुकाबले 7.16 अंक, कानूनी प्रणाली के मामले में 5.17 की जगह 5.06, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता के मामले में 6.08 की जगह 5.71 और वित्त, श्रम और व्यवसाय के विनियमन के मामले में 6.63 की जगह 6.53 अंक मिले हैं। इसमें प्राप्त 10 के जितना करीब होगा स्वतंत्रता उसी अनुपात में अधिक मानी जाती है। यह रफ्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट तैयार करता है। इस रफ्ट को भारत के दिल्ली और गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने जारी किया है। रफ्ट ने कहा है कि भारत में आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने की संभावनाएं अगली पीढ़ी के सुधारों तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के खुलेपन पर निर्भर करेगी। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। जापान को इस सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां, इटली को 51वां, फ्रांस को 58, रूस को 89 और ब्राजील को 105वां स्थान मिला है। इस रिपोर्ट में आर्थिक स्वतंत्रता को आंका गया है। इसमें व्यक्तिगत पसंद का स्तर, बाजार में प्रवेश की योग्यता, निजी संपत्ति की सुधार, कानून का शासन सहित अन्य मानकों को देखा जाता है। इसके लिए विभिन्न देशों की नीतियों और संस्थानों का विश्लेषण किया जाता है। जिन देशों का सबसे नीचे स्थान मिला है उसमें अफ्रीकी देश कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 105। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाल ही में देश के कौन से राज्य में बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति और वारंट के गिरफ्तार कर सकने वाला विशेष पुलिस बल गठित किया गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल को बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के और वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इसका मुख्यालय लखनऊ होगा और अपर पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी इसका मुखिया होगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एसएसएफ को विश्वास हो गया है कि कोई अपराध हुआ है या किया जा रहा है और अपराधी भाग सकता है, हमला कर सकता है और वो उसके घर की ही तलाशी के साथ उसे गिरफ्तार कर सकेगा। इसके लिए वारंट और मजिस्ट्रेट की अनुमति जारी नहीं होगी। इस कार्रवाई में सुरक्षा बल के अफसर या सदस्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकेगा। बिना सरकार की इजाजत के कोर्ट भी रुझान नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक 2020 को 22 अगस्त को विधानमंडल में पारित किया गया था। यह 6 अगस्त 2020 को लागू माना जाएगा। बात करें इस विशेष अधिनियम का जरूरत क्या था, इस बल का जरूरत क्या था, तो जरूरत इसलिए थी कि यूपी में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों की सुरक्षा पुलिस वो पीएसी कर रही है, जो इस कार्य के लिए प्रशिक्षित व कुशल नहीं है। इसे देखते हुए तथा प्रदेश के अदालतों व महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के मद्देनजर यूपी एसएसएफ के गठन को निर्णय किया गया। आपको बता दें कि इस गठन के बाद जो है हम लोग को जो अनुच्छेद 22 के तहत एक संविधान का जो प्रावधान है अनुच्छेद 22 में वो उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि जैसे अनुच्छेद 22 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा के निरुद्ध नहीं किया रखा जा सकता या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा के निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। लेकिन ये अभी जो है अनुच्छेद 22 के तहत ये कहा गया है, लेकिन गठन के बाद ये अनुच्छेद 22 का ये हनन करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।